आज के इस दैसिक शास्त्र चिंतन के 8वें सत्र में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और सभी को सस्नेह नमस्कार। पिछले सत्र में हमने दैसिक शास्त्र में लिखित स्वतंत्रता इस संकल्पना का विस्तृत विवेचन सुना। स्वतंत्रता की व्याख्या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः, यानी कुछ भी करना हम चाहे या न करना चाहे या अन्य कुछ करना चाहे, उसके लिए हम स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्रता उस अवस्था को कहते हैं कि जब हम अपना हित किसी प्रकार से किसी के हाथ में न होकर सर्वथा अपने हाथ में हो, इस प्रकार की जब अवस्था होती है उसे स्वतंत्रता हम कहते हैं। इसमें दो शब्द हैं, स्व और तंत्र। स्व से तात्पर्य ही अपना स्वभाव, अपनी चिति, जिसे हम आत्मा कहते हैं या आत्मबोध कहें या आध्यात्मिकता कहें, उसी के आधार पर जो भी रचनाएं बनी है, व्यवस्थाएं बनी है, प्रणाली बनी है, उसका आचरण और उसके आचरण के आधार पर अपने हित का, अपने सुख का प्राप्त करना, इसीलिए इस अवस्था को स्वतंत्रता कहते हैं। सारी हमारी रचनाएं उसी स्व के आधार पर बनी हुई है। हम देखते हैं कि आज हमारे देश की कोई भी रचना हमारे स्व के आधार पर बनी हुई नहीं है। हमें स्वातंत्र्य तो मिला, लेकिन जीवन को व्याप्त सभी क्षेत्र आज भी हमारे स्व के आधार पर नहीं है। इसीलिए हम कहते थे कि आज भी हम सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं है। हम संघ की शाखा में एक गीत गाते थे, आ गया स्वातंत्र्य फिर भी चेतना आने न पाई, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस पराये तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो ये जो हमारे स्व के आधार पर कोई रचना न होने की वजह से हम पूरी तरह से विकास नहीं कर पा रहे। तो स्वतंत्रता के लिए एक मर्यादा भी होती है। जब वो मर्यादा का उल्लंघन होता है तो वो स्वच्छंदता होती है। मेरा आचरण, मेरा स्वातंत्र तब तक है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा न पहुंचे। इसीलिए वो जो रचनाएं तंत्र बनी है हमारे स्व के आधार पर, वो इसी प्रकार से बनी है कि दूसरों के हित में बाधा नहीं पहुंचती। आज की स्थिति विपरीत है। जैसे कि हमने अभी गीत में सुना, पूरा तंत्र हमारे मन मस्तिष्क में आज वही विदेशी विचारधारा से बनी हुई है। इसलिए कुछ संकल्पनाओं को समझने में हमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। इसलिए एक दूसरे गीत में एक पंक्ति इस प्रकार है, स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए। अगर हमारी स्वतंत्रता को सार्थक बनाना हो तो शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें हमारे स्व के आधार पर ही मिलने वाली है। आज अवस्था इस प्रकार है कि मन के कुरुक्षेत्र में आज संघर्ष की स्थिति है, द्वंद्व चल रहा है। हमारी बुद्धि दिग्भ्रमित हुई है। हमारे बुद्धि में सारी संकल्पनाएं पाश्चात्य विचारों के आधार पर बनी हुई है। इसीलिए ये द्वंद्व हमेशा चल रहा है। जैसे कि ताई ने पिछले सत्र में कहा, ये शक्ति हमें उसी हमारे स्व के आधार पर ही मिलने वाली है। इसे हमें धैर्य पूर्वक और स्थैर्य पूर्वक हमारी सारी संकल्पनाओं को समझना होगा और हमें बुद्धि में प्रतिष्ठित करना होगा और उसे व्यवहार में प्रकट करना होगा, तभी जाकर हमारी इस स्वतंत्रता की रक्षा होगी। आज और कुछ स्वतंत्रता के आयामों की हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि ताई आज के विषय को आगे बढ़ाए। आदरणीय ताई। जी,
वैश्विक शास्त्र के इस विमर्श के सत्रों में जुड़ रहे सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता एक तत्व है, एक भावना है, एक हर व्यक्ति की आत्मिक आवश्यकता है। ये हमने गत सत्र में देखा। अब उसको व्यवस्था में कैसे लाएंगे, उसको प्राप्त कैसे करेंगे, अगर प्राप्त हुई तो उसको बनाए कैसे रखेंगे, व्यवस्था में कैसे लाएंगे, व्यवहार में कैसे लाएंगे, यही विचार करना होता है। क्योंकि तत्व तो चिंतन में रहता है, तत्व अमूर्त रहता है, व्यवहार ही मूर्त रूप में तो होता है। तत्व को व्यवहार में परिणत किए बिना हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है, और हमारा जीवन तो व्यवहार से चलता है। तत्व उसका मार्गदर्शक है, तत्व उसका नियामक और नियंत्रक है, परंतु करने के लिए, बनाने के लिए तो व्यवहार और व्यवस्थाएं होती हैं। तो फिर ये इसको हम व्यवहार में कैसे लाएंगे, इसकी चर्चा आगे करते हैं। तब ग्रंथ में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। शासनिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वाभाविक स्वतंत्रता, ऐसे 3 प्रकार से उसकी चर्चा की गई है। शासनिक स्वतंत्रता की यदि पहले बात करें तो इसका संबंध केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, इसका संबंध संपूर्ण जाति से होता है। अब हम जाति शब्द का प्रयोग करेंगे वो प्रजा के अर्थ में ही करेंगे, ये तो स्पष्ट ही है। जाति और देश और उसका जीवन दर्शन ये मिलकर राष्ट्र बनता है। इसलिए जो कुछ भी बात करनी है वो राष्ट्र के संदर्भ में ही करनी है। अब स्वतंत्रता की बात करेंगे तो देश की स्वतंत्रता माने भूमि की स्वतंत्रता क्या होती है, उसको परकीयों से आक्रमण, परकीयों के आक्रमण से बचाना, उसकी सीमाओं की रक्षा करना, आंतरिक भी परकीयों का उपद्रव न हो इस बात का ध्यान रखना, ये तो देश की स्वतंत्रता हुई, माने भूमि की स्वतंत्रता। परंतु जाति की स्वतंत्रता ये कैसे होगी, प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होगी, उसके लिए शासन की स्वतंत्रता चाहिए। माने हमारा शासन स्वतंत्र होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है जाति के लोगों के ही हाथ में होना चाहिए। अब ये जरा आज के संदर्भ में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तर्क की जाल में भी फंसा है, व्यवस्था की जाल में भी फंसा है, मूल में जाकर कुछ विचार ही नहीं करने के कारण से वो और अधिक गुत्थम गुत्थी वाला हो गया है, अधिक ऐसा जाल में ही फंसा हुआ है तर्कों की। कैसे? हमारे देश में शासन लोकतंत्रात्मक है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। वो सबसे अच्छा शासन है, माने सबसे अच्छी शासन पद्धति है, ऐसा विश्व में स्वीकृत हुआ है, हमने भी स्वीकार कर लिया है उसका। और आवर्स इज द बेस्ट डेमोक्रेसी, ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक है तो सबसे बड़ी लोकशाही है यहाँ, हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है। ठीक बात है। मुसलमान इस देश के नागरिक ही हैं, कानूनतः संविधान से मान्य ऐसे नागरिक हैं। क्रिश्चियन भी इस देश के ऐसे ही कानून सम्मत, संविधान सम्मत ऐसे नागरिक हैं। मत देने का अधिकार उनको भी है, कोई अमान्य कर ही नहीं सकता। स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने तय किया है कि बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। हमारी माने किसकी? मुसलमानों की बनेगी।
तो ये भी तो कानून सम्मत है, किसी को भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने का अधिकार है। कोई धर्मांतरण के माध्यम से भी जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें क्या आपत्ति है, क्योंकि कोई अपनी इच्छा से इस्लाम का स्वीकार करना चाहता है तो कानून तो उसमें कोई बाधा नहीं लाएगा, उसको मना नहीं करेगा। हिंदू कर नहीं सकते क्योंकि वो तो अपने में ही इसे पड़े हुए हैं कि ये खतरा तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं सकते हैं। फिर कुछ लोग स्वभाव से ऐसे भी, अरे हाँ हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो तो अपने ही देश के हैं ना, वो तो पहले हिंदू ही थे ना, क्या हो गया इस्लाम अंगीकार कर लिया तो अपने भाई थोड़े मिट जाते हैं, ऐसे भी विचार करने वाले लोग हैं। अब यदि संसद में मुसलमानों का बहुमत हो जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे मंत्री मुसलमान ही हैं, तो क्या यह देश इस देश का शासन स्वतंत्र कहा जाएगा? जरा कल्पना कर लीजिए, क्यों नहीं, टेक्निकली तो वो भारत ही है ना, फिर क्या वह मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा? तो भारत की भूमि और मुस्लिम राष्ट्र, क्या आपत्ति है? लॉजिकली इट इज ऑल करेक्ट, टेक्निकली इट इज ऑल करेक्ट, लीगली इट इज ऑल करेक्ट। वो तो गलत तो बात कुछ भी नहीं है। न्याय के कोर्ट में इसको कौन अमान्य कर सकता है? यही बात क्रिश्चियनों की है, क्रिश्चियन शासन, यही बात उनकी भी है। तो अब ये पेंच फंसा है कि नहीं फंसा है, जरा सोच लीजिए। इसको शासन की स्वतंत्रता माने इसी देश के नागरिकों का इस देश की प्रजा पर शासन होना, इसमें ये संप्रदाय कहाँ से आ गया, धर्म कहाँ से आ गया? अब देखो कैसा पेंच फंसा है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो फिर भारत भारत नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हिंदू इस देश में आज मुसलमान टेक्निकली लीगली संविधान सम्मत इस देश के नागरिक हैं और उनको समान अधिकार, समान क्या कहीं तो अधिक अधिकार हैं। बाद में हिंदुओं का क्या होगा? वो उनका उनका एक गौण सेकेंडरी सिटीजन्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसका विचार करो। और फिर ये शासन पद्धति का भी विचार करो। इस देश पर इंग्लैंड के लोगों का शासन होना, ये तो हमने 200 वर्ष तक झेला है, और उसे परकीय शासन हमने कहा क्योंकि इस वे नागरिक नहीं थे, इस देश को वे अपना नहीं मानते थे, इसलिए वे तो परकीय थे और हम गुलाम थे और हमें स्वतंत्र होना था। ये बात तो सबको समझ में आ रही थी, परंतु ये हम भूल जाते हैं, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम हुआ, इसको कितने वर्षों तक हम विद्रोह कहते आए हैं, शासन के सामने विद्रोह, शासन के ये विप्लव कहते आए हैं। अब कहीं कहीं उसे स्वातंत्र्य संग्राम कहने लगे हैं, नहीं तो ये तो ऐसे ही ठप्पा था उसके ऊपर कि कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया राज्य के सामने और उस विद्रोह को दबा दिया। इस भाषा में तो बोलते ही थे, परंतु वह स्वातंत्र्य संग्राम था, तो ये इसका अब थोड़ा होने लगा है। परंतु मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जरा सूक्ष्म बात कर रही हूँ। 1858 से यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहा, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इसके लिए कुछ नहीं करती थी, वो तो केवल निर्देश देती थी, ये बात ठीक है।
मिशनरीज को सर्व प्रकार की सहायता धर्मांतरण के लिए मिलती थी, ये भी सही बात है। परंतु हम लीगली, टेक्निकली, पॉलिटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत थे। 1858 से हम सीधा सीधा क्वीन विक्टोरिया के शासन में आ गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो हम संविधान से, कानून से, व्यवस्था से क्वीन विक्टोरिया के प्रजाजन थे। तो क्या बुराई है? बुराई क्या है? वो तो अपना ही शासन हो गया ना। हम इस देश का राजा, इस देश का शासक क्वीन विक्टोरिया है। उसकी सरकार में हमारे ही लोग मंत्री भी बने थे। यहाँ भी सरकार हुई, उसमें हमारे भी लोग मंत्री बने थे, परंतु शासन तो ब्रिटेन का ही था, हम उसके नागरिक थे। तो क्या बुराई है? ये परकीय है कि स्वकीय है? ये परकीय है। ब्रिटिशों को क्यों परकीय मानते हैं? मुसलमानों को क्यों परकीय मानते हैं, जबकि वो टेक्निकली, लीगली, संविधान सम्मत इस देश के ही नागरिक हैं? भेद हमको समझना होगा। शासनिक स्वतंत्रता इस प्रकार से डिफाइन नहीं की जाती, युगों से डिफाइन नहीं की जाती। तो हम आज क्या कर रहे हैं? तो फिर ये अपना अपना ही शासन है, ये जाति के आधार पर कहा जाएगा। अब जाति क्या है? हमारी हिंदू जाति है। हिंदू जाति का भारत देश की भूमि जो है उसके साथ माता पुत्र का संबंध है। ये ब्रिटिशों का नहीं था। इस देश में रहने वाले मुसलमानों का भी नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमको कितना समय लगेगा, या समझते ही नहीं है, और टेक्निकल इसमें फंसते जा रहे हैं। धर्मांतरण तो अभी भी हो ही रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो बहुमत की ओर वो ये तो धंस रहे हैं, और हम अल्पमत की ओर स्वेच्छा से जा रहे हैं, क्योंकि हमको नई पीढ़ी को जन्म देना ही नहीं है। नई पीढ़ी को जन्म देना है तो भी जनसंख्या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कम होती जाए, ऐसा ही देना है। और हमारे उच्च विद्या विभूषित लोग इसके साथ इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हमारा इसमें कोई बहुत घातक योगदान है। ऐसा हम समझ ही नहीं रहे हैं। कौन सी शासनिक स्वतंत्रता है या कौन सी शासनिक स्वतंत्रता रहेगी, इसका विचार कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इनएक्टिव रहना, अक्रिय रहना, निष्क्रिय रहना, परंतु डेमोग्राफी चेंज होने में सक्रियता पूर्वक योगदान करना, ये क्या है? कि इसको कौन सा दोष कहना चाहिए, कौन सी गाली देनी चाहिए, कौन सा अपराध मानना चाहिए, इसका विचार करो जरा। और फिर भी हमारे अच्छे से अच्छे, जिनको लोग हम कहते हैं उच्च विद्या विभूषित, अत्यंत अत्यंत धनाढ्य, अत्यंत प्रगत अवस्था में हैं, और देशभक्त भी अपने आप को कहते हैं, समाज सेवी भी कहते हैं, और फिर घर में देखो तो नई पीढ़ी है ही नहीं। नई पीढ़ी के नाम से 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1 बनते जा रहे हैं। तो हम शासनिक स्वतंत्रता की रक्षा कितने दिन कर पाएंगे? इस प्रश्न की चर्चा ग्रंथ में नहीं की है, परंतु हमें आज की परिस्थिति में इसके संदर्भ में विचार तो करना ही होगा। तो जब हम ग्रंथ का पठन करते हैं
तो उसके तत्वार्थ में जाते हैं, ये भी आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ व्यवहार के संदर्भों में भी समझने का प्रयास तो करना चाहिए। तो फिर शासनिक स्वतंत्रता जाति की स्वतंत्रता रहने पर ही होता है, बन सकती है, रह सकती है, नहीं तो वह नहीं रहती। इसमें लीगालिटी, टेक्निकलिटी और ऐसे छद्म सिद्धांत जो है, उसके आधार पर हम स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए शासनिक स्वतंत्रता का विचार जाति को ध्यान में लेकर करना होगा, और हमें जरा अंतर्मुख होकर विचार करना होगा कि जाति को लेकर, देश को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, शासन को लेकर, शासन की पद्धति को लेकर हम कैसे मोह जाल में, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। इसको शास्त्र कहकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी रहे हैं, उच्च विद्या विभूषित ही ये कर रहे हैं, और जिसको 2047 में अपना शासन लाना है, बहुमत लाना है, उनको उच्च विद्या विभूषित होने से कोई मतलब नहीं है। ये तो हम लोग ही है, और हम लोग उच्च विद्या विभूषित होने के बाद ऐसे मोह जाल में, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, तो स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होगी? देश सुरक्षित, स्वतंत्र अपनी व्यवस्था से रहेगा कैसे? तो शासनिक स्वतंत्रता का एक अर्थ है स्वजाति का शासन होना, शासक और प्रजा एक ही जाति के होना। ये अनिवार्य आवश्यकता है शासनिक स्वतंत्रता के लिए। अब स्वजाति भारत में कौन सी है, इसका भी तो विचार इतिहास को जानकर करना चाहिए, विश्व स्थिति को जानकर करना चाहिए। इस देश का जन्म कैसे हुआ है ये भी करना चाहिए, इस जाति की चिति क्या है इसका विचार भी करना चाहिए, और इस को प्रकृति ने और परमात्मा ने क्या दायित्व दिया है इसको लेकर भी करना चाहिए। हमारी बुद्धि को इस दिशा में, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। ये एक हुआ। दूसरा, शासक और शासित प्रजा दोनों का एक ही जाति का होना, ये तो हमने अभी कहा। उसके साथ शासक शासन करने योग्य, शासन करने के लिए समर्थ ऐसा होना चाहिए। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि हमारे जो शासक होते थे उनको उत्तम शासक बनाने के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था होती थी। शासक नहीं हो सकता, शासक धर्म नहीं जानने वाला नहीं हो सकता, शासक दुर्बल नहीं हो सकता, शासक विलासी नहीं हो सकता, शासक प्रजा जीवन के को समझने वाला नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और प्रजा वत्सल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे शास्त्र की मर्यादाएं शासक के लिए हैं। इसलिए शासक को गुरुकुल में जाकर अध्ययन करना अनिवार्य है, उसको शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, उसको शस्त्र संचालन आना ही चाहिए, और उसको शील संवर्धन करना ही चाहिए। ये तीन बातें किसी भी शासक के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। शस्त्र, शास्त्र और शील, इन तीनों की कसकर शिक्षा होना एक शासक के लिए अनिवार्य है। सामान्य प्रजा को कदाचित शस्त्र शास्त्र की शिक्षा कम मिली तो चलता है, परंतु शासक यदि नहीं शिक्षित नहीं है तो नहीं चलेगा।
और शिक्षित होने का ये 3 आयामों में अर्थ है शास्त्र, शस्त्र और शील। ये तीनों बातें होनी चाहिए। दुष्चरित्र शासक नहीं चलता, शिथिल चरित्र शासक भी नहीं चलता। ऐसे शासक के अध्ययन की, शासक के शिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था भारत में हमेशा रही है और एक राजपुत्र को गुरुकुल में जाना और अध्ययन करना अनिवार्य है। और ऐसे शासक को तैयार करना ये गुरुकुलों का भी दायित्व रहा है कि गुरुकुलों को समझना चाहिए कि इसको जाकर शासन करना है तो अधिक परिश्रम, अधिक उसकी परीक्षा होगी ही होगी, उसको सामान्य शिक्षा से नहीं चलेगा। शासन के साथ प्रशासन भी आता है, तो प्रशासन को भी ऐसे ही शिक्षित होना होगा। शास्त्र नहीं जानने वाला या विपरीत शास्त्र जानने वाला यदि प्रशासक होता है तो कैसी दुर्गति होती है वह आज हम देख ही रहे हैं कि ये नागरिक तो भारत के हैं परंतु शास्त्र सारे परकीयों के हैं, तो फिर देश कैसे चलता है? परकीय व्यवस्थाओं में चलता है। तो देश को शासनिक स्वतंत्रता की को बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन को स्वजाति के मूल तत्वों का, स्वजाति का मूल स्वभाव का शिक्षण मिलना अनिवार्य है। नहीं तो इस देश की प्रजा भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। ऐसा शासक ही प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। ये एक मुद्दा हुआ। ऐसे शासक के शील का मुख्य भाग क्या है? प्रजावत्सल होना। और अंततोगत्वा वो शासक होने पर भी उसने अपने आप को प्रजा का सेवक मानना। हमारे यहाँ सेवक शब्द के स्थान पर पिता शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा प्रजा का पालक पिता ही होता है, इसलिए प्रजावत्सल होना उसके लिए बहुत स्वाभाविक है। और ऐसा कहा गया है कि प्रजाजन, एक भी प्रजाजन जब तक भूखा है, जब तक अभावों में रहता है, तब तक राजा को भी भोजन करने की अनुमति नहीं है। राजा चैन से नहीं सो सकता। हमने शासक को हमेशा राजा कहा है। तो राजा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? प्रजानुरंजनात राजा। प्रजा को जो प्रसन्न रखता है वही राजा होता है। तो राजा, शासक को राजा होना चाहिए। राजा ये टेक्निकल शब्द नहीं है। राजा का अर्थ ही प्रजा का रंजन करने वाला। प्रजा प्रसन्न तो राजा प्रसन्न, ऐसा अनुरंजन माने प्रजा की प्रसन्नता का ही अनुसरण राजा की प्रसन्नता करती है। ऐसा प्रजावत्सल, प्रजा को पुत्रवत मानने वाला ऐसा शासक ही शासनिक स्वतंत्रता, प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। उसका आगे आदिजननिक शास्त्र और अध्यापनिक शास्त्र से राजा का जड़न घड़न माने राजा को शिक्षा दी जाती है। वो आगे हम अधिजनन शास्त्र और अध्यापन शास्त्र का विषय आएगा तब अधिक विस्तार से देखेंगे। परंतु कुल के संस्कार, जन्म के संस्कार और गुरुकुल की शिक्षा, ये दोनों इसके कारक तत्व हैं। भारत में राजा शासक होने पर भी अंतिम सत्ता प्रजा के हाथ में रही है। महाभारत के शांति पर्व में कहा है कि जो राजा मैं प्रजा की रक्षा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा लेकर अभिषिक्त होता है, जो राजा बनता है, वो यदि प्रजा की रक्षा नहीं करता, उसमें वह असफल रहता है, तो पागल कुत्तों को जैसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है,
ऐसे ही राजा को भी मारना चाहिए, ऐसे भी राजा को भी शासन भ्रष्ट कर देना चाहिए, उससे शासन छीन लेना चाहिए। प्रजा को ये अधिकार है कि जो प्रजा की रक्षा नहीं करता उसको प्रजा ही दंड देगी, ये प्रजा का अधिकार है। इसलिए अंत तो गत्वा तो यह लोकतंत्र ही है, और प्रजा राजा प्रजा का पालक पिता है, सेवक है, प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार ही उसकी प्रसन्नता होती है। ऐसे राजा का ये राजा की संकल्पना भारत में की गई है, और इस प्रजा की भी शासनिक स्वतंत्रता, प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा शासक कैसे करता है, तो इसको स्वयं का सर्व प्रकार का पुरुषार्थ करने की अनुकूलता, आत्मनिर्भर बनने की अनुकूलता और स्वधर्म का पालन करने की अनुकूलता, सुरक्षा राजा को ही देना है, राजा को ही देना है। ऐसे प्रजा के अनुकूल बनना, प्रजा के सर्व पुरुषार्थ की रक्षा करना, सर्व प्रकार के सर्व पुरुषार्थों की सुरक्षा करना, ये राजा का कर्तव्य है। उसका अपना जीवन ही नहीं होता है। राजा को न पत्नी होती है, न पिता होता है, न पुत्र होता है, राजा को प्रजा ही होती है। उत्तर रामचरित में राम के चरित्र का वर्णन है। उसमें राम और जानकी का एक लाप है, और उसमें राम कहते हैं जानकी को कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम को आदर्श राजा क्यों कहते हैं, तो वे जानकी को कहते हैं कि प्रजा के आराधन के लिए, आराधना हम किसकी कहते हैं, हम सब जिसको भगवान मानते हैं उसकी आराधना करते हैं, तो लोक की आराधना के लिए मुझे स्नेह पात्र को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूंगा, दया छोड़नी पड़े तो छोड़ूंगा, सौख्यम सुख छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा। इतना ही क्यों, जानकी का भी त्याग करना पड़े तो करूंगा, और ऐसा त्याग करने में मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। मैं प्रजा के लिए हूं, और प्रजा के लिए सबको छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा। आज कल्पना करो पत्नी का उत्तर क्या होगा, अच्छा मुझे छोड़ोगे तुम। जानकी कहती है अतएव आर्यपुत्रः मे प्रियः अस्ति, इसके लिए ही तो आप मुझे बहुत प्रिय हैं कि आप मेरा भी त्याग कर सकते हैं प्रजा के आराधन के लिए, प्रजा के रंजन के लिए। हमारे यहाँ शासक की ये कल्पना रही है। और अंतिम जब राजा का राज्याभिषेक होता है तब वह न्याय दंड, जो राजदंड है, वो अपने हाथ में लेता है, और 3 बार उसको ऊपर करके वो कहता है अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं दंडाधिकारी हूँ, मैं दंड दे सकता हूँ, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। उस समय जो गुरु है, धर्म गुरु है, जैसे राम के वशिष्ठ थे, ऐसे जो कुल गुरु है अथवा धर्म गुरु हैं, वे उनके हाथ में धर्म दंड होता है। वे 3 बार प्रतीकात्मक रूप से राजा के मस्तक पर मारकर कहते हैं धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी। तुझे दंड कौन देगा, धर्म देगा। तुम तो प्रजा को दंड दोगे, तुम न्यायाधिकारी और दंडाधिकारी हो प्रजा के लिए, लेकिन तुम्हें दंड देने वाला धर्म है, इसलिए धर्म से चलो, धर्म से राज्य करो। तो धर्म का पालन करना, धर्म के अनुसार राज्य करना, प्रजावत्सल होना, प्रजा का आराधन करने के लिए स्वयं का कोई स्वयं का जीवन कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यवहार, ऐसा शासक जब होता है तब राज्य की और प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस संदर्भ में आज की स्थिति
और आज के लोगों का विचार, आज के मैं हमेशा उच्च विद्या विभूषितों को पहले कटघरे में खड़ा करती हूँ। जरा देख लो कि हमारा विचार कैसा है, हमारी समझ कैसी है, हमारी चाह कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है और हम कर क्या रहे हैं। तो ये शासनिक स्वतंत्रता होगी तभी स्वतंत्रता की रक्षा होगी। दूसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। प्रजा को यदि पेट भरने के लिए भी चिंताग्रस्त होना पड़ता है, आटा पीटा करना पड़ता है, इनका अधिकांश समय उसमें ही गुजारना पड़ता है, तो फिर प्रजा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। और ऐसी परतंत्र प्रजा जीवन मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाती। कैसे करेंगे? पापी पेट कहते हैं ना, पापी पेट को भरने के लिए कोई भी अनाचार करने के लिए विवश हो जाती है, भ्रष्टाचार करने के लिए विवश हो जाती है। तो पहली आर्थिक स्वतंत्रता समाज में लोगों के लिए अभाव नहीं होना चाहिए। जीवन निर्वाह के पदार्थों का, जीवन निर्वाह की वस्तुओं का और व्यवस्था का अभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए धन तो होना ही चाहिए, सर्व प्रजा समृद्ध होनी चाहिए। समृद्धि की रक्षा करना, समृद्धि करना, समृद्धि अधिक चाहना ये आवश्यक है। श्रेष्ठ समाज के दो आयाम हैं, एक है संस्कृति और दूसरी समृद्धि। समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती, धर्म का पालन नहीं हो सकता, कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता, संस्कृति की उपासना नहीं हो सकती, जीवन मूल्यों की स्थापना और रक्षा नहीं हो सकती। परंतु संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी हो जाती है। आसुरी समृद्धि पहले औरों का नाश करती है और बाद में अपना भी नाश ही करती है। तो बिना संस्कृति के समृद्धि नाश के और गति करती है और बिना समृद्धि के संस्कृति की रक्षा ही नहीं हो सकती। इसलिए संस्कृति और समृद्धि दोनों का संतुलन बनाते हुए प्रजा के जीवन की व्यवस्थाएं बनाना और उनकी रक्षा करना ये शासन का काम है। तो आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें आज के संदर्भ में जो अधिक चिंता का विषय है, अर्थ पैदा करने वाले को स्वामित्व नहीं होने देना, मालिक नहीं होने देना, ये आज की व्यवस्था है। मनुष्य को पैसा कमाने के लिए, माने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। और वो इतना अधिक बढ़ गया है कि अब नौकरी में सुरक्षा लगती है, तो स्वाभाविक स्वतंत्रता को बलि चढ़ाकर सुरक्षा देखी जाती है। ये प्रजा का मानसिक ह्रास है, मानसिक अधोगति है कि नौकरी में सुरक्षा ढूंढना, नौकरी पर ही आधार रखना, नौकरी से ही निर्वाह ढूंढना, ये ऐसी स्थिति निर्माण करना, ये तो आर्थिक स्वातंत्र्य की हानि ही है। कारीगर वर्ग जो है वो मजदूर बनता है, शिक्षित वर्ग है वह नौकर बनता है, और विद्या का क्षेत्र भी नौकरी में आ गया और सेवा का क्षेत्र भी नौकरी में आ गया। ऐसे अर्थ के आगे गौण बना दिया, ये व्यवस्था ठीक नहीं है और आर्थिक स्वातंत्र्य की तो हानि ही करती है। आर्थिक स्वातंत्र्य की हानि सांस्कृतिक हानि की ओर ही ले जाती है। स्वमान नहीं तो स्वतंत्रता कैसे रहेगा? और फिर धीरे धीरे स्वमान की रक्षा के लिए सूखी रोटी खाएंगे, ये शब्द ही नहीं आते मुंह से। नहीं, सूखी रोटी नहीं, लड्डू खाने के लिए
अरे बॉस ने कहा ऐसा करने में क्या जाता है, हमारा अभिप्राय अलग, हमारे हमारे विचार अलग, हमारी आवश्यकताएं अलग, हमारे जीवन मूल्य अलग, उन सब को एक तरफ करके नौकरी करना, दूसरों का ये सब चलने देना, उसके अनुकूल हो जाना, तो ये तो आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक स्वातंत्र्य भी नहीं रहता। देश पूरा नौकरों और मजदूरों का बन जाता है, और नौकरों और मजदूरों की मानसिकता निर्माण हुई तो उसमें देशभक्ति कहाँ से होगी। देश को बचाने के लिए हम अपने सुख का त्याग करेंगे, ऐसा ना रहना ही संभव नहीं है। तो इसलिए आर्थिक स्वातंत्र्य अर्थोत्पादन के काम की मालिकी होना इस व्यवस्था से बनती है। दूसरा, अर्थ पैदा करने के स्थान पर उसको द्रव्य में, माने धन के स्थान पर, दैशिक शास्त्र ने दो दो शब्द दिए, धन और द्रव्य। धन किसको कहते हैं? पदार्थ को कहते हैं। गोधन, अश्वधन, गोधन, वाजी धन, गज धन। हाथी माने पशु धन है, भूमि धन है, अनाज धन है, वस्त्र धन है। जो पदार्थ है जीवन निर्वाह के लिए वे तो धन है, उनकी तो विपुलता होना, परंतु उसको जब हम सिक्के में रूपांतरित करते हैं तो वह द्रव्य है। द्रव्य को ही मुख्य मानेंगे। द्रव्य ये तो गौण है, गौण अर्थ है, और धन ही मुख्य अर्थ है। तो देश में धन का आधिक्य होना, द्रव्य का नहीं। अब ये आर्थिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण ऐसा आयाम है। तो आज की व्यवस्था में द्रव्य को ही प्रधानता मिली है। इसके कारण से बाजार अनाप शनाप व्यवहार करता है। द्रव्य के आधार पर ही सारा व्यवहार चलता है। हमने पहले सिक्कों के रूप में द्रव्य लाया, अब तो ऑनलाइन हुआ, तो माने वो तो आभासी हेरफेर हो गया, सिक्के भी नहीं रहे। अब केवल मोबाइल का बटन ही दबाना है तो मेरे खाते में से आपके खाते में आ गया। क्या आ गया? प्रत्यक्ष धन, प्रत्यक्ष द्रव्य भी नहीं आया। नोटों फेरी नहीं होती है, सिक्कों की हेराफेरी नहीं होती है, केवल बता दिया कि इस खाते में से उस खाते में, उस खाते में से उस खाते में जमा हो जाना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हम कहते हैं कितनी सुविधा है, परंतु धीरे धीरे वास्तविक धन के स्थान पर द्रव्य का आधिक्य हो जाता है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नष्ट होने की दिशा में ही जा रही होती है। यह आभासी अर्थ पैदा होता है। आभासी अर्थ से जीवन नहीं चलेगा। फिर हम कृषि को, ऐसे अर्थव्यवस्था ही हमारी प्रजा को आर्थिक दारिद्र्य की ओर ले जाने वाली है। वो मीनिंगफुली वो दारिद्र्य है। और द्रव्य का आधिक्य, और वह भी आभासी हेराफेरी, ये जो सारा है। और बाजार में अनप्रोडक्टिव इतनी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, और अनप्रोडक्टिव पद्धति से, माने धन पैदा नहीं हो रहा है, द्रव्य बढ़ रहा है, और द्रव्य का ही आदान प्रदान होता है। तो फिर अनप्रोडक्टिव, धन पैदा नहीं करने वाले द्रव्य के आधार पर आर्थिक व्यवहार होने लगते हैं। जैसे फिर एडवर्टाइजमेंट, यातायात, स्टोरेज, किराया, बिचौलिए, ये सारी अनप्रोडक्टिव व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, तो धन कम होता जाता है और ये दारिद्र्य की ओर जाना होता है। तो आर्थिक स्वातंत्र्य की हानि होती है, धन से अधिक द्रव्य को मानना। और तीसरा, संस्कृति से अधिक द्रव्य को
मानना और अर्थ का मान बढ़ना, पैसेदार धनिक लोगों का मान बढ़ना और गुणवान लोगों का, विद्यावान लोगों का मान कम होना, और विद्यावान और गुणवान लोग धनवानों के द्वारा नियंत्रित होना, उनकी चाकरी में रहना, उनकी नौकरी में रहना, संचालन, व्यवस्थाओं का संचालन धनवानों के हाथ में होना और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता को भी धनवानों द्वारा संचालित करना, उनको बाध्यताएं निर्माण करना कानून बनाने के लिए, ये अर्थ की सर्वोपरिता जब धर्म, संस्कार, ज्ञान इसके ऊपर हो जाती है तो अंततोगत्वा संस्कृति की ज्ञान हानि होती ही है। आर्थिक रूप से भी दारिद्र्य ही बढ़ता है और आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं रहा तो सांस्कृतिक स्वातंत्र्य भी नहीं रहता है और शासनिक स्वतंत्रता भी खतरे में ही पड़ जाती है और प्रजा को गुलामी की ओर ही जाने की बाध्यता निर्माण हो जाती है। इसलिए आर्थिक स्वातंत्र्य बहुत आवश्यक है और प्रजा का आर्थिक स्वातंत्र्य, 2-4 वाक्यों में ही इसको डिफाइन अभी किया कि अर्थ निर्माण करने, अर्थ पैदा करने वालों को अपने उत्पादन की प्रक्रिया पर, उत्पादन के उद्योग पर स्वामित्व होना, ये एक ही इतना अधिक प्रभावी है कि इसके आधार पर समृद्धि निर्माण होती है और उसकी रक्षा भी होती है। अर्थ का मान बढ़ जाना और अर्थ केंद्रीय जीवन रचना, ये तो हम कहते ही हैं, अर्थ जीवन रचना, अर्थ का मान बढ़ जाना, धनवानों की ही पूजा होना, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, वही गुणवान है, वही सुंदर है, ऐसी जब अर्थवानों की स्तुति होने लगती है और अर्थवान ही शासन को अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करने लगते हैं तो प्रजा का आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं रहता। आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं रहने पर सांस्कृतिक स्वातंत्र्य भी नहीं रहता और दोनों ही दृष्टि से गुलाम हो जाने पर उस जाति का नाश होना ही केवल बाकी रहता है, क्योंकि फिर शासनिक स्वतंत्रता भी नहीं रहती। इन दोनों बातों का विचार करने की आवश्यकता है। इस रूप में समझना, ग्रंथ में अलग वाक्यों में, अलग भाषा में ये कहा है, परंतु हमको संदर्भ, आज की स्थिति के संदर्भ में, आज की विश्व स्थिति के संदर्भ में इसको समझना चाहिए। इसलिए इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। इसके आगामी सत्र में हम स्वाभाविक स्वातंत्र्य, स्वाभाविक स्वतंत्रता की बात करेंगे। अभी समय हो गया है। प्रश्नोत्तर, प्रश्न जल्दी होते तो नहीं है परंतु होंगे ऐसी अपेक्षा से ही अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। नमस्कार। प्रणाम ताई, सुधीर बोल रहा हूँ। नमस्कार। ताई, अभी ये जो शासनिकता की बात की हमने, उसमें जाति की बात भी आई, तो अभी ये जाति में थोड़ा भेद तो हिंदुओं के इसमें भी निर्माण होता है, वो वृथा होता है, गैर समझ में से होता है, ये बात सही है, परंतु वास्तव में तो है। तो इसके बारे में भी विमर्श आगे आएगा अपने। आप जाति को किस अर्थ में कह रहे हैं? मैं जाति को का अर्थ नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो उस बारे में भेद है मनों में। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जाति की, प्रजा की दृष्टि से। अरे लेकिन उसके लिए जाति भेद है, जाति को लेकर भेद है, उसका संदर्भ क्या है? हिंदू वाक्य में हाँ, हिंदू जाति प्रजा की मुख्य होना चाहिए भारत की, हम कहते हैं, मानते हैं। हाँ। और उसी दृष्टिकोण से अभी हमने इस्लाम और ये जो है क्रिश्चियनिटी, हाँ, पर हिंदू भी अभी एक अपने आप को एक नहीं मानते हैं, उसमें भी भेद निर्माण हो गए मन में। ये तो समस्या है ही, वो जाति की समस्या नहीं है, हिंदुओं की शिक्षा की समस्या है, हिंदुओं के मानस की समस्या है। इसका भी वर्णन तो मैंने किया। हिंदू ही मानते हैं कि अरे हम सब तो एक ही है ना, वो इस देश के ही है ना, और हो गया उनका बहुमत, तो क्या तकलीफ है, क्या हानि है?
अंत हम तो नागरिक तो है ना। हाँ, तो इसका तो उपाय करना चाहिए ना, हम बीमार हो गए हैं तो इलाज करना चाहिए। जी। समीरी जी आप पूछिए। हाँ, नमस्कार ताई। आपने बताया कि धर्माचार्य राजा को बताता है कि तुम्हें धर्मदंड देगा, तो इसका व्यवहार रूप कैसे होता था? राजा यदि अनैतिक आचरण करता है तो धर्म उस पर शासन करता है। राजा यदि शीलवान नहीं रहे तो धर्माचार्य उसको सजा देता है और प्रजा भी उसको दंड देती है। फिर तो शीलवान राजा नहीं है तो उसको पदच्युत किया जाता है कि तुम शासन करने के योग्य नहीं हो। इस रूप में होता है। आज भी प्रजा ही करती है मत देकर। प्रजा का मत होता है, धर्मदंड नहीं होता। अच्छा, और रामचंद्र जी। प्रणाम ताई। हाँ जी। हाँ, जब शासकीय स्वतंत्रता की बात चली तो एक बात ध्यान में आ गया कि द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा और बाद में कुटुंब नियोजन 2 या 3 बस, बाद में हम दो हमारे दो, बाद में अभी एक ही अच्छा, ऐसी बात जो चली तो उसके लिए इतने वर्ष हो गए, हमारे ध्यान में कैसे नहीं आया कि ये आगे चलकर इतना बड़ा संकट हो सकता है। 30-40 वर्ष हो गए या उससे भी ज्यादा हो गए कि ऐसी बात हमारे ध्यान में कैसे नहीं आई। हमारे विद्वान लोग क्या कर रहे थे, और शासन तो ठीक है, शासन ने ही ये 2 कायदे बनाए थे, द्विभार्या प्रतिबंधक तथा कुटुंब नियोजन। वैसे वो लोग कैसे नहीं समझे, दिमाग में नहीं चलता था ये। जी। लोग इसलिए नहीं समझे कि उनकी शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूरोप का हो गया था। यूरोप ने अपनी बुद्धि से और अपने स्वार्थ से ऐसा अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया, तो लोगों के मन में बैठने लगा, विद्वानों के मन में भी बैठने लगा। मुझे एक अर्थशास्त्र की प्राध्यापक मिली थी ट्रेन में, मैं तो बहुत 35 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। वो मुझे समझा रही थी कि कैसे हमारे बच्चे कम होने चाहिए। उसने कहा एक अमरूद उसके हाथ में था, देखो मैं यदि हम 4 भाई बहन हैं तो इस अमरूद में से मुझे 1/4 ही मिलेगा, लेकिन मैं यदि अकेली हूँ बेटी तो मुझे पूरा अमरूद मिलेगा। अब बताओ लाभ है कि नहीं? कम बच्चों में, भाई बहन नहीं होने में ही अधिक लाभ है कि नहीं? इसलिए बच्चे कम होने चाहिए। तो ये सबके मन में बैठ जाता है। जो पढ़ते हैं ना उनके मन में बैठ जाता है, जो अशिक्षित हैं उनके मन में नहीं बैठता। तो उल्टी शिक्षा होगी। ऐसा अर्थशास्त्र आप पढ़ाते रहेंगे 10 पीढ़ियों से तो लोगों का ऐसा ही हो जाता है। और व्यक्ति अपना विकास चाहता है ना, मेरी शिक्षा, मेरी तरक्की, मेरा पे पैकेट, मेरा जीवन मान, मेरे अपॉर्चुनिटीज यही बढ़ रहा है, तो क्या 2 पीढ़ियां साथ में रहती है? इसी को आर्थिक स्वतंत्रता कहना, या उसी को हाँ मेरा अधिकार है, मेरा जीवन है, तो मैं मेरी तरक्की का विचार करूंगा। 2 पीढ़ियां साथ में क्यों रहनी चाहिए? फिर नहीं रहती। ये किसकी समस्या है? ये हिंदू जाति की समस्या है। ये किसकी समस्या है? बहुत पढ़ लिख लिए उनकी समस्या है। कैसे नहीं, विचार क्यों नहीं आता? अपने ही स्वार्थ का विचार करने के कारण से नहीं आता। और ऐसा स्वार्थी विचार करना कौन सिखाता है? हमारा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। कहाँ सिखाता है? यूनिवर्सिटी में। कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र के पंडित। ये अर्थशास्त्र के पंडित विश्व विख्यात होते हैं, विश्व में वैश्विक सेमिनारों में अपना पत्र प्रस्तुत करते हैं, ऐसे हमें ये सिखाते हैं। तो इसमें गलत कौन कहेगा? इनको गलत तो कोई नहीं कहेगा इसको, हाँ ये तो बात एकदम ठीक है।
और आप छोटे बच्चे को भी समझाओ को देखो तुम 3 भाई बहन होंगे ना तो तुमको कम जायदाद मिलेगी, एक एक ही बेटा है तो पूरी की पूरी जायदाद मिलेगी। किसान के बेटे को समझाओ कि 10 की 10 एकड़ भूमि तुम्हें मिलेगी यदि तुम अकेले हो तो, और तुम 2 भाई हो तो 5-5 मिलेगी। ये तो कोई भी समझ लेता है इसे। ठीक है। लेकिन ममता भाई नहीं होने का भावनिक और सामाजिक पारिवारिक क्या संकट है वो ना तो उसको बताया जाता है ना उसको अनुभव में आता है। जी डॉक्टर ममता शर्मा, आप पूछिए। जी जी ताई, जैसे इसी में मैं जोड़ रही थी कि एक चाइल्ड से भी आगे बढ़ गए हम, डुअल नो इनकम नो चाइल्ड, किड्स। नो किड्स नहीं चाहिए। हाँ, ये ऐसे कंसेप्ट ताई जैसे अभी कहीं किताबों में भी नहीं है, तो ये कुछ हाँ असामाजिक तत्व पश्चिम से ऐसा भारत में छोड़ते हैं कोई चीज, हाँ हाँ ऐसे कंसेप्ट, और ये प्रचलित है। एकदम प्रचलित। झंझट नहीं चाहिए। अब बच्चे होना ये झंझट होना है, और विवाह ही क्यों होना चाहिए? अभी और प्रगति बाकी है, हो रही है। जी जी विवाह क्यों करना चाहिए? जितने दिन रहना साथ में रह लेंगे, नहीं जमा तो छोड़ देंगे। तो कानूनतः भी विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये विकास है, देखो ये प्रगति है। तो हमारे ऊपर कैसे आक्रमण हो रहा है ये हम जानते ही नहीं। ऐसी कौन सी मदिरा का पान किया है हमने? भाई मुख्यतः ये अभी पुस्तकों से भी अधिक जो मनोरंजन साधन है और उन्हें हाँ सबसे ज्यादा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और हमारे मनों का रंजन हो रहा है, लोग बेतहाशा देख रहे हैं और सीख रहे हैं। खाली देखते नहीं, सीख भी रहे हैं। हाँ हाँ यार, ऐसे ही पहनना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही स्वतंत्र रहना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं ना। तो ये आक्रमणों के प्रति बेसुध रहने वाले, बेभान रहने वाले कैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे? और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का तो विचार भी कैसे आएगा मन में? नशा करके पड़े होंगे तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि कष्ट सहन करो लेकिन स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, स्वमान की, मूल्यों की रक्षा करो, कुछ भी हो जाए। अरे बच्चों को कोई ये भी नहीं कहता कि फेल हो गए तो भले लेकिन परीक्षा में नकल नहीं करना, इतना भी नहीं कहते। कौन से मूल्यों की रक्षा होगी बताओ? कौन सी स्वतंत्रता की रक्षा होगी? ठीक है। ताई आरती, हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए आरती। नमस्ते ताई, एक प्रश्न मेरा था। जैसे हमने अभी बात की कि द्रव्य, करेंसी, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि जो ठेले वाला होता है ना, उसके पास भी मोबाइल है। UPI, हाँ मोबाइल है, हाँ और वो हाँ उसी से पेमेंट चाहता है। हम अगर उसको हाँ, नकद देते भी हैं तो वो कहते हैं नहीं आप ये कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। रिक्शा तो वाले उनके पास होते ही नहीं, चेंज होता ही नहीं है, हाँ, ऑनलाइन करो। तो वो चेंज 1-2 रुपए की चेंज के लिए भी सब ऑनलाइन ही करते हैं, तो मतलब ये हाँ, कहाँ तक हमें ले जाएगा? क्यों क्यों? हम भी तो जब कहते थे कि अरे हमारे यहाँ ठेले वाले और ये सब मोबाइल का उपयोग कैसे करेंगे, तब हम ही कहते थे भाई ठेले वाले भी बुद्धिमान होते हैं, मोबाइल का उपयोग कर लेंगे, तो कर ही लेते हैं। हम इसको विकास कहते हैं, हम इसको डिजिटल क्रांति कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक मोबाइल धारक हैं, ये तो हमारे विकास का मापदंड है। और इसी के आधार पर ऑनलाइन ऑनलाइन हमारी ये क्लास चली रही है ना। तो हम क्रांति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आभासी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी हिम्मत होती है क्या कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे और जो सामने आकर बैठेगा उसको ही हम दैशिक शास्त्र का व्याख्यान देंगे? कौन मान्य करेगा बताओ? अरे नहीं यार,
अरे वो तो ऑडियो वीडियो बंद रख कर केवल सुनते सुनते हम क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी स्वतंत्रता प्रत्यक्ष कक्षा कक्ष में मिलेगी क्या? नहीं नहीं। तो हम ही कैसे, इसी को मैं कह रही हूं कि बेभान, नशा, नशे में धुत ऐसी प्रजा को बनाना, ये चीन का यूरोप का षड्यंत्र तो हो सकता है, परंतु उसको नहीं समझने वाली हमारी बुद्धि की बलिहारी है ना। जी टिके नहीं रहने का हमारा धैर्य नहीं है, स्थैर्य नहीं है, और कष्ट सहन करने की तैयारी नहीं है, असुविधा सहने की तैयारी नहीं है, सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, ऐसा सर्वत्र हम शोर मचा रहे हैं, तो कैसे होगा? भूखा रहेंगे लेकिन भीख मांग कर नहीं खाएंगे, ऐसा कहने का कहाँ रहा अभी? नहीं नहीं, मिलता है तो ले लो मुफ्त, ऐसी ही नीति बनती है कि नहीं? तो इन सब में इसीलिए तो ये जागरूक होकर शिक्षा की चिंता करो कि भी हमको प्रजा को कैसा बनाना है, शासक को कैसा बनाना है, ताकि स्वतंत्रता की रक्षा हो। जीत है। अनुपमा जी, आपने हैंड रेज किया। हाँ, तो ये आज की आपकी व्याख्या में दो चीज मुझे जो स्पष्ट हुई, मैं वो व्यक्त करना चाहती थी। एक था कि टेक्निकली, जुडिशियली और वो जो बात कही ना, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर करेक्ट, बट अगेन देन सब्जेक्टिवली इट इज इनकरेक्ट। ये बात जो आपने कही, इट इज वेरी वेरी रिवीलिंग फॉर मी। और द्रव्य और धन, दिस वाज वेरी न्यू टू मी, क्योंकि बोलचाल में पुरोहित सब द्रव्य कितना देंगे ऐसे पूछते थे। आई नेवर अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग बिहाइंड इट, कि हम इसको कैसे बातचीत में इस्तेमाल कर रहे थे और उसका आंतरिक अर्थ क्या है, वो बात आज बहुत ही स्पष्टता से मुझे समझ। तो ये व्यक्त करना चाहती थी, इसलिए हैंड किया था। अच्छा, बहुत ही अच्छा है ताई आपका ये सत्र, वेरी रिवीलिंग एंड रिलीविंग ऑल्सो कि अच्छा ठीक ही था, मतलब सोच ठीक ही था, बट आई डिडंट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो अब दिस इज रिवीलिंग इन दैट वे ताई। जी, धन्यवाद। तो अभी किसी का प्रश्न नहीं है, समय भी हुआ है, समापन करेंगे।